विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अभी राजकीय महाविद्यालय की इसी प्रांगण में इन महापुरुष जी की शरण में बैठे हुए हैं और कल जैसा कि विदित है आपको, कल विश्व आदिवासी दिवस है। इसको लेकर अभी कुछ ही दिनों पूर्व एक विवाद सामने आया जब लोकसभा में यह बताया गया कि जो मानगढ़ है, अपना ऐतिहासिक महापुरुषों की आस्था स्थली है मानगढ़ धाम, उसको लेकर काफ़ी समय से उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। उसको लेकर काफ़ी सभी पार्टी लगभग ये चाह रही थी कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। लेकिन जब हमारे जो माननीय लोकसभा के जो सांसद हनुमान बेनीवाल, उन्होंने लोकसभा में प्रश्न लगाया तो उसके उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया कि यहाँ पर ऐसी कोई योजना नहीं है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। इसको लेकर हम आपके सामने कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्रामाणिक दस्तावेज लेकर सामने आ रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर नरेश माई हैं, जो कि इसी महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। और उन्हीं के साथ में हम ये संवाद शुरू करते हैं कि उन्होंने हमारे सामने एक केंद्र सरकार का एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसमें क्या दस्तावेज हैं, क्या उन्होंने देखा है, क्या उन्हें बच पाया है। तो हम उनसे शुरू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने इसको देखा और क्या इसके बारे में राय रखते हैं। डॉक्टर महेश जी बताइए, इससे क्या बात है। नमस्कार साथियों, नमस्कार सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कल 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस है। और विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व भर के लोगों के साथ साथ वागड़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और आज हम जिस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए वो है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के विषय को लेकर। तो मुझे भारत सरकार का राष्ट्रीय अभिलेखागार है, उसकी ये कॉपी मुझे सुभाष जी ने उपलब्ध कराई थी। ये पूरे इसके अंदर जो है वो टेलीग्राम है। टेलीग्राम कब के, जब 1913 में जो घटनाएं हुई मानगढ़ धाम पर, और यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो अपने ऊपर के अधिकारियों को टेलीग्राम भेजते थे। तो टेलीग्राम में हर एक चीज़ लिखी जाती थी, क्या हो रहा, आगे क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, और वो सब। तो ये विषय इसलिए हमको सामने लाना पड़ रहा है क्योंकि मानगढ़ धाम को सभी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, भारत आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाह रही है। यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति चाह रहा है कि इसको किया जाए। तो इसकी जो विवाद का कारण सुभाष जी ने बता दिया था। हनुमान बेनीवाल जी ने अतरंग प्रश्न पूछा था 2347, इसमें जवाब मिला के अभी तक नहीं किया गया। और सबसे बड़ा है कि कोई विचाराधीन भी नहीं है मामला, प्रस्तावित ही नहीं है। इसको लेकर बहुत सारे मेमोरेंडम जरूर मिले, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई विचार नहीं है। तो मैं नरेश जी चाहूँगा कि यह इतना प्रसिद्ध क्यों स्थान है, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा आप आपको बता दें। ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है कि 1913 में यहाँ पर आदिवासियों का एक बहुत बड़ा संघर्ष अपने स्थानीय राज के लिए, पहले वहाँ पर इस क्षेत्र में अंग्रेज सेना राज करती थी और साथ में जो सामंत लोग थे, जो रजवाड़े थे, वो राज करते थे। और भील, यहाँ पर भीलों के ऊपर शासन किया जाता था। तो वो घटना मानगढ़ की जो पहाड़ी है, अपने आज की तारीख में बांसवाड़ा के एक छोर है आनंदपुरी, वहाँ पर भुकिया जिसको कहते थे, वहाँ पर स्थित है। और वहाँ पर बहुत सारे भील समाज के भील समुदाय इकट्ठा हुआ। अंग्रेजों ने फायरिंग की और बहुत सारे लगभग 1500 से ज़्यादा आदिवासी गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में, पुंजा पटेल के नेतृत्व में शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इतिहास के पन्नों में उचित रूप से दर्ज नहीं हुई, जिसको लेकर बहुत सारी सरकारों ने, जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए और सबकी ये इच्छा थी कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये एक वेदना है यहाँ के सभी लोगों के लिए। तो आपने जो राष्ट्रीय अभिलेखागार से जो पाया है, लेटर आया जो आया, उसमें आपने क्या क्या ऐसे पॉइंट्स पाए या कि प्रमाणित किया जा सके कि घटना हुई थी और समय? बिल्कुल सर, इसमें सुभाष जी, इसमें यह है कि ये कहा जा रहा है कि कोई मरा नहीं या फिर मरने का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। इसके अंदर तथ्य मैं बताऊं तो 11 नवंबर 1913 को इन्होंने टेलीग्राम किया, जिसके अंदर ये बताया गया 2 से 2500 लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे। कब के टेलीग्राम में 11 नवंबर 2013 बता सकते हैं अंदर कोई? बिल्कुल ऐसा डॉक्यूमेंट से ऐसा डॉक्यूमेंट है। इसको मैंने प्रमाणिक हो जाएगा, कंपनी सही बात कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल अपन इसको
मैं बता दूं। दर्शकों हाँ, दिखाएं बिल्कुल, थोड़ा सा। दर्शकों को भी इस चीज़ को अपन दिखाते हैं। मैंने उसको हाईलाइट भी किया है कि और उनके पास हथियारों के रूप में बहुत सारी गन्स थी। 11 नवंबर का मैं आपको डॉक्यूमेंट अभी आपको खोल के बताता हूँ। ये दिखा दो, दिखा दें यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल तो सही। ये देखिए, 11 नवंबर का ये डॉक्यूमेंट है। 11 नवंबर को जो टेलीग्राम हुआ था उसके बारे में इसमें डिटेल लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। Bhils under Govindgarh attacked the Godhra police outpost of Sund but repulsed, leaving 2 dead Sund, lost 2 missing. Following day, Pratapgarh Thana or Khedapara fort was attacked but Bhils driven off. 17 reported killed. तो 11 नवंबर को ये बताया जा रहा है कि अटैक हुआ तो 17 लोग मारे गए और लिविंग 2 डेथ लिखा हुआ है। तो 2 लोग मरे और 17 लोग मारे गए, ये भी रिपोर्ट इसमें बताई जा रही है। और इसमें और आगे अपन चलते हैं तो 14 नवंबर का एक टेलीग्राम है जिसके अंदर लिखा हुआ है टोटल स्ट्रेंथ ऑन मानगढ़ हिल एस्टिमेटेड एट 4000 बिसाइड्स अदर हिल्स ऑन सुर हिल। ये 14 नवंबर का टेलीग्राम है जो अंग्रेजों ने लिखा था। उसके अंदर ये मेंशन है कि 4000 से ज़्यादा भील समुदाय के लोग मानगढ़ की पहाड़ी पर स्थित थे। जी बिल्कुल। तो यानी जब 4000 लोग पहाड़ी पर उस वक्त जब कोई आज से 100 साल पहले 4000 लोग उस जो पहाड़ का मांगे पहाड़ी पे आज भी जाना मुश्किल है। बिल्कुल, उस समय में लोग 4000 लोग मौजूद थे। इसके मतलब भारी संख्या में लोग मौजूद थे। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि 14 नवंबर का जो मेल टेलीग्राम है उस टेलीग्राम में ये कहा सिचुएशन ऑन 12th वॉज एज फॉलोज। 12 तारीख को क्या सिचुएशन थी वो मैं बता रहा हूँ। एक तो 12 तारीख को ये सिचुएशन थी सम 4000 भील्स वर रिपोर्टेड टू बी होल्डिंग मनोहर हिल्स एंड शोइंग डिफाइंड एटीट्यूड। तो वो ये कह रहा है कि 12 तारीख को 4000 भील एकत्रित हो गए थे और वो मानने को तैयार नहीं थे। डिफाइंड एटीट्यूड का मतलब होता है बिल्कुल विरोध के स्वर में वो 4000 भील इकट्ठे हो गए थे। और 11 तारीख को 2000 थे, 12 तारीख को 4000 भील इकट्ठे हो गए थे। और हैमिल्टन ने एक रिपोर्ट दी थी और उसने ये रिपोर्ट में ये कहा 12 नवंबर को जो 4000 भील इकट्ठे हुए थे और हैमिल्टन वहाँ का सेनापति था उस समय अंग्रेज टुकड़ियों का। उसने ये कहा कि मैं इन सबको फोर्स के थ्रू हटा दूंगा। फोर्स इन द सेंस उसके पास इतने हथियार थे कि उन 4000 भीलों के समुदाय को भी वो हटा सकता था। यानी आप समझ ये एक दस्तावेज प्रमाणिक है, सरकार का ही दस्तावेज है। हम जो बता रहे हैं आपको तत्कालीन जो दस्तावेज यहाँ से भेजे गए थे वही दस्तावेज प्रमाणिक है ये। फिर 13 नवंबर को वो लोग आगे नहीं बढ़े, ये चीज़ भी आ रही है। फिर 15 नवंबर की भी घटनाएं इसमें जिक्र किया गया और उन्होंने 15 नवंबर को एक आदेश दे दिया कि 15 नवंबर के मेल में कि आप फोर्स के थ्रू मानगढ़ धाम को खाली करो। मानगढ़ की जो पहाड़ी है उसको आप हटा सकते हो। जी जी। तो उसके बाद 17 नवंबर का एक ईमेल टेलीग्राम है। उस टेलीग्राम में ये बताया जा रहा है आई एम राइटिंग दिस फ्रॉम टॉप मानगढ़ हिल ट्रूप्स ऑक्यूपाइड द हिल। मानगढ़ धाम पर ऑक्यूपाइड कर ली गई है एंड राउंडेड अप हिल्स बाय 11 o'clock दिस मॉर्निंग। यानी 17 तारीख को 11 बजे तक 11 बजे मतलब आपको देखो 17 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है जो शहीदों काफी बात है। तो इसी दिन का जो सुबह का ये 11 तारीख का ये जो 11 बजे का ये बताया जा रहा है और इसके अंदर टेलीग्राम में ये लिखा जा रहा है कि सुबह 11 बजे तक हमने कई बिलों को मार दिया गया। कैजुअलिटीज हुई है, काफी नुकसान हुआ, लेकिन नंबर नहीं दिया गया। यानी सुभाष जी ये चीज सत्य है कि वहाँ पर भीलों का नरसंहार हुआ था। संख्या को लेकर जरूर इसमें कोई स्पष्ट मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे 4000 लोग थे तो काफी अंग्रेज मशीन गन या काफी लेके आए थे, कई बमबारी हुई, तो वो निश्चित रूप से भारी संख्या में पे कत्लेआम हुआ। और 18 नवंबर को इन्होंने टेलीग्राम किया, उसके अंदर लिखा है कि भील डिस्टर्बेंस इज एंडेड एंड मानगढ़ क्लियर्ड, गोविंद गुरु एंड पुंजा बोथ अरेस्टेड। तो मानगढ़ को क्लियर कर दिया, लगभग 4000 से ज्यादा भीलों को हटा दिया गया। अब हटाया कैसे होगा आप सोचिए। हम लोगों ने देखा इसमें टेलीग्राम में कि 4000 भील इकट्ठे हो गए और जो मानने को तैयार नहीं थे, उतरने को समझने को तैयार नहीं थे।
और एक तरफ हैमिल्टन ये कह रहा है टेलीग्राम में कि आप मुझे आदेश करें, मैं फोर्स के साथ हथियारों के थ्रू हटा दूंगा। जी। और उन्होंने 18 तारीख को हटा दिया और वो कह भी रहे हैं कि 17 तारीख को वो लोग मरे, आदिवासी भील समाज के लोग मरे आक्रमण जो हुआ उसमें, लड़ाई में। तो ये बिल्कुल ही तथ्य मौजूद है इसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार के टेलीग्राम में कि वहाँ पर अंग्रेजों ने भील समाज के लोगों को मारा। मतलब कुल मिलाकर अपन कैसे थे कि जो 11 तारीख से शुरू हुआ था, जो संवाद का कार्य शुरू हुआ था अंग्रेजों और ऊपर जो अधिकारी थे उनके बीच में हुआ था कि भाई 14-17 तारीख को ये प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये आंदोलन चल रहा है। और बहुत सारी कंपनीज जो अंग्रेजों की थी वहाँ पे आई थी, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर गोलाबारी की और करीबन 4000 लोग वहाँ पर एकत्र थे। और 17 तारीख जो नवंबर है उस दिन भारी यहाँ गोलाबारी हुई और काफी लोग शहीद हुए, ऐसा स्पष्ट बताया गया है। बिल्कुल, टेलीग्राम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। और आप सोचिए आज से 100 साल पहले, 110 साल पहले अंग्रेजों के पास टेलीग्राम था, अंग्रेजों के पास मशीन गन थी, हथियार थे, और भील समुदाय के पास उस समय क्या होगा। हाँ। तो उसके बावजूद भी अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए भील समुदाय ने वहाँ पर लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी मात्रा में शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब हम सबकी जिम्मेदारी है राजनीतिक विचारधारा से अलग हट के सुभाष जी इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाएं, और सरकार को करना चाहिए। नहीं, सरकार दावा कर रही है कि ऐसा कोई वहाँ मौजूद नहीं है, ऐसा कोई क्या वो दावा कहाँ तक खारिज होता है? उसको लेकर भी मैं बताऊं, सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक प्रेस रिलीज है 6 जुलाई 2022 की। 6 जुलाई 2022 की ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, आप ध्यान से सुनिए। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, जिसने ये कहा कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो प्रेस रिलीज थी भारत सरकार की, वो पीआईबी की, हाँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की 6 जुलाई 2022 को आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के चेयरमैन श्री तरुण विजय ने राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए श्री अर्जुन राम मेघवाल को रिपोर्ट सौंपी। यह 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि होगी। हमारी युवा पीढ़ी भील आदिवासियों के बलिदान और मानगढ़ पहाड़ी के बारे में नहीं जानती है। मानगढ़ पहाड़ी के बारे में जानकारी देना और इसके महत्व को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी होगी, श्री अर्जुन राम मेघवाल। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, इसमें ये कहा संस्कृति मंत्री ने उस रिपोर्ट के बाद, इतिहास में उन गुमनाम नायकों और मानगढ़ पहाड़ी को वह महत्व नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी और वो हकदार थे। उन्होंने ये भी कहा 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सेना ने 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की बेरहमी से हत्या कर दी। देखो कितना स्पष्ट रूप से उन्होंने ये प्रेस रिलीज है सरकार की, केंद्रीय सरकार की। तो केंद्रीय मंत्री का ये कहना है कि हमारी युवा पीढ़ी उनके बलिदान और मानगढ़ पहाड़ी के बारे में नहीं जानती है, और मानगढ़ पहाड़ी के महत्व को उजागर करना और उसके बारे में जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी होगी। और उसके बाद 6 जुलाई 2022 के बाद मैं बताता हूँ आपको, 1 नवंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी की विजिट हुई। हाँ, प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आए थे और बहुत आशाबंदी थी लोगों की। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहाँ भी मौजूद थे वहाँ पे। बिल्कुल जी। तो सबको आशा थी, गुजरात के भी सीएम थे, अशोक गहलोत जी भी थे, और सबको आशा थी कि मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो जाएगा। लेकिन उस समय ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए 4 राज्यों की तरफ से प्रस्ताव आए, तो मेरे ख्याल से कोई भी राज्य मना नहीं करेगा उसमें, और चारों राज्यों ने उसके लिए प्रयास किए भी होंगे। जी। लेकिन उसके बाद ये जो हनुमान बेनीवाल जी के अतारांकित प्रश्न पर जवाब आया, तो यहाँ के सभी लोगों के लिए शॉकिंग था। और सबसे बड़ा उसमें जो तथ्य है कि ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो ये जो राष्ट्रीय पुरातात्विक विभाग है, उसको राष्ट्रीय अभिलेखागार के ये टेलीग्राम पढ़ने चाहिए। सही बात जिसके अंदर क्लियर मेंशन है कि 4000 लोग थे, सामने वाले जो अंग्रेज थे उनके पास मशीन गन्स थी और लोग मरे, ये तक उसमें मेंशन। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूंगा कि वो पहाड़ी क्षेत्र है। बिल्कुल, पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा कोई गोलीबारी भी हुई हो, फायरिंग भी हुई हो, तो वहाँ से कोई दीवार नहीं है, वहाँ से कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पर ये पहचान जा सके कि ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ था। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था, दोनों तरफ खाइयां हैं, नीचे लोग गिर के भी मर सकते हैं, भगदड़ मच सकती है, तो काफी बात है। और एक बात आई कि सर वहाँ पे विकास कार्य इतना हो चुके हैं कि अब वो अब कोई बचे नहीं, तो किस विकास कार्य कराए? विकास कार्य तो करवाना ही पड़ेगा ना। हमारे जो शहीद हैं उन तक वहाँ जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी, कनेक्टिविटी देना, और ये तो सरकार की और हमारे सबकी मांग की, सरकार की इच्छा थी। तो विकास कार्य हुआ, सरकार ने किया, जनता के कहने पे किया, और नो डाउट यही अवरोध था। और अब
हाँ, ये अवरोध पैदा हो रहा है। हाँ। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया, हाँ। जैसे जालियांवाला बाग में क्या हुआ है, वहाँ पर दीवारें हैं, कुआं है, कुआं वहाँ पे है, सही वो बात है। बंदूक के निशान आज भी देखे जा सकते हाँ, हैं। सही बात है। और जब टेलीग्राम में हर एक चीज मेंशन है कि वहाँ पर मशीन गन थी, उन्होंने हथियारों का डेफिनेटली यूज किया होगा, और कुछ लोग मरे, ये उनके टेलीग्राम में है, हाँ, मेंशन है, पूरा मेंशन है। तो आप संख्या में जरूर ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मानगढ़ शहीदों की कर्मभूमि रही है और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखो, जैसा नरेश जी ने बताया कि जो ये राष्ट्रीय अभिलेखा के पत्र है, हमारा कोई पत्र नहीं है, राष्ट्रीय अभिलेखा के जो केंद्र सरकार के बीच में आता है, उनके ही ये पत्र हैं, उनके ही जो वहाँ पे मौजूद हैं, टेलीग्राम है जो अंग्रेजों ने भेजे थे, तत्कालीन भेजे थे, उन्हीं के आधार पर ये बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या घटना, दिनांक तिथिवार हुई थी, 11 तारीख का हुआ, 12 को क्या हुआ, 13 को क्या हुआ, 14 को क्या हुआ, 17 तारीख जो महत्वपूर्ण दिन है उस दिन क्या हुआ, वो सभी तथ्य इस राष्ट्रीय अभिलेखा करके जो दस्तावेज है उसमें मौजूद हैं। तो इसके बाद भी यदि सरकार कह रही है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता है, तो हमारा पुनः निवेदन है कि इस पर पुनः विचार किया जाए, और सभी राजनीतिक दल हैं, यदि भारत आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी को एक साथ मिलकर के एक स्वर में अपनी बात को मुखर करना चाहिए और राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने के लिए बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, इसमें मैं समझता हूँ राजनीति होनी नहीं चाहिए, और कोई राजनीतिक दल करेगा भी नहीं। ये राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए, और सभी राजनीतिक दलों को एक सुर में साथ में आना चाहिए, जनता भी साथ में है। राष्ट्रीय स्मारक बनेगा तो नो डाउट 1500 शहीद और उनके परिवारजनों को एक सांत्वना मिलेगी, उनके याद में हम लोग उनको याद करेंगे, उनके जो बलिदान है, और वो बलिदान स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है सर। और आप देखिए, बहुत सारे आदिवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और हम उनको डॉक्यूमेंटेड नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज है सर। एक बात और कहना चाहोगे कि जो गोविंद गुरु थे, उन्होंने एक धुने के माध्यम से अलग जगह थी समाज में, कुरुतियों की जितनी कुरुतियाँ थी उनकी अलग जगह थी। ये भी उस समय के जो ट्राइबल ये थे, जनजाति क्षेत्र थे, उन लोगों के लिए कितना अहम स्थान था उसमें। बिल्कुल, मैं बताऊं, उन्होंने एक तो शराबबंदी पे काफी काम किया था, शराब पे, और उससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ। हाँ, ये भी काफी इस टेलीग्राम के, इस राष्ट्रीय अभिलेखागार के टेलीग्राम में मेंशन है, और मैं आपको शायद वो है कहीं पर लिखा हुआ है कि जो लाखों रुपए में राजस्व मिलता था शराब के, इससे 2.5 लाख रुपए जो राजस्व होता था मंथली उनका, वो राजस्व लगभग 50,000 रुपए पे आ गया था। हाँ, मतलब तो लगभग 80% डाउन हो गया था। एक साल का जो राजस्व था, महीने का नहीं, एक साल का राजस्व लगभग 2.5 लाख रुपए अंग्रेजों का सरकार का होता था। वो 1912-13 में गोविंद गुरु के लोगों की उनके मार्गदर्शन में 50,000 तक आ गया था, और क्वांटिटी भी उसमें मेंशन है। मतलब इसी से अंग्रेज काफी वो उग्र हो गए कि भी इनके रेवेन्यू कम हो रहा है। रेवेन्यू डेफिनेटली, उससे रेवेन्यू उनका प्रभावित हुआ। शराब लोगों ने छोड़ी, भगत आंदोलन बढ़ा, लोगों ने गलत काम करने, चोरी भी छोड़ दी, कम कर दी। सही बात। तो उससे ये हुआ कि कानून व्यवस्था के नाम पर उनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो उसको पूछने के लिए अंग्रेजों ने ये चाल चली। बिल्कुल, हाँ, ये कह सकते हैं। और कहीं न कहीं गोविंद गुरु जी के ऊपर बहुत विश्वास था आदिवासी समाज का, तो भील समाज को उन्होंने एकत्रित किया, एकजुट किया और अच्छे डायरेक्शन में ले गए, जिससे अंग्रेज घबरा गए, उनके रेवेन्यू का नुकसान हुआ ही। और नो डाउट अंग्रेज सरकार और जो तात्कालिक सरकारें थी, वो रेवेन्यू को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देती थी। काफी रेवेन्यू मिलता था, जहाँ कहाँ 2.5 लाख रुपया, कहाँ 50,000 रुपया हो गया, सालाना हो गया उस जमाने से 100 साल पहले। तो उसके कुचलने के लिए भी ये प्रयास किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि गोविंद गुरु और ये बीच में आ रहे थे ना उनके रेवेन्यू में। उनके रेवेन्यू, क्योंकि कुछ उसमें जो सामंतशाही राजा भी थे, उनके भी वहाँ पे ऐसा खराब कभी आ रही है कि हमारा जो है वो नुकसान हो रहा है, और कहीं कहीं अंग्रेजों को लगा कि ये हमारे जो शासन उसके भी खिलाफ कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी काफी उग्र हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, ये सही है। काफी नुकसान उन्होंने सहा। उसके बाद इन्होंने, और आप देखिए इन टेलीग्रामों में जिक्र है, बड़ौदा से फौज मंगाई गई, नसीराबाद से फौज मंगाई गई, मेवाड़ भील कोप्स एमबीसी जो थी, एमबीसी का एक तथ्य सुभाष जी इसमें निकल के आता है। एक अंग्रेज ने टेलीग्राम में ये तक मेंशन किया कि एमबीसी को अपन कम यूज करें। अच्छा। क्योंकि उसमें एमबीसी में मेवाड़ के जो भील समुदाय के थे, तो बहुत सारे उधर की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब और बागी हो सकते हैं, और बहुत सारे बागी होकर गोविंद गुरु की तरफ चले भी गए थे, एमबीसी छोड़कर। क्योंकि उनको लगा कि गोविंद गुरु जो है वो हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो आज ज़रूरत है उनको, आज ज़रूरत है। गोविंद गुरु हमारे बीच में नहीं है, लोग नहीं है, वो लोग 1500, लेकिन उनके हक की लड़ाई हम सबको लड़नी होगी। तो जो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं करीबन ये जो पेज हैं करीबन ये पे 217 219 219-20 का दस्तावेज है जो राष्ट्रीय अभिलेख लगातार में मौजूद है, केंद्र सरकार के पास मौजूद है। उसी को यदि लोकसभा में यदि माननीय सांसद महोदय जो हमारे यहाँ पे हैं राजकुमार जी, और जो माननीय जिन्होंने सवाल उठाया मान बेनीवाल जी, वो उसी डॉक्यूमेंट को रखें यदि, तो अपनी बात को और प्रमुख रख सकते हैं। तो हमारा सभी से निवेदन है, फर्स्ट आशा न्यूज़ और अभी पूरे वागड़ क्षेत्र के लोगों की ओर से ये अपील है सभी माननीयों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, कि सभी मिलकर के एक स्वर में हमारे जो हमारा मान है, मानगढ़ का क्या मान है, हमारे राष्ट्रीय गौरव का बात है। जैसे जलियांवाला बाग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसे ही मानगढ़ धाम को विश्व प्रसिद्ध महत्व मिले, इसको लेकर बिल्कुल अभियान शुरू किया जाए और उसको मुकम्मल किया जाए, और उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं होने तब तक इसको अभियान को ले चलाया जाए। बिल्कुल। तो नरेश जी, आपने पूरा किताब पढ़ा, हाँ, तो आपने प्रामाणिक रूप से इसको देखा, मौजूद और इसमें सुभाष जी मैंने कोई भी तथ्य मेरी तरफ से नहीं जोड़ा। हाँ बिल्कुल, इसमें जो भी है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, और ये भारत सरकार का पास स्थित है ये डॉक्यूमेंट, और वहीं से ये निकाला, और ये सुभाष जी ने मुझे उपलब्ध कराया। मैं सुभाष जी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे तो क्या है कि इस कार्य के लिए काम करने वाले कुछ लोग थे, वो दिल्ली गए थे और वो वहाँ से लेके आए थे। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि सुभाष जी उस बात को उठाएंगे, तो मैंने उस समय से ये जो दस्तावेज संभाल के रखे हुए थे, आज संजोग से या दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमको इसका प्रमाण लाने पड़े, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता। तो हम प्रमाण के रूप में आपके सामने लाए हैं कि ये दस्तावेज मौजूद हैं, और क्यों ना इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पूरी की जाए, और इसी लोकसभा में इसी सरकार द्वारा की जाए। बिल्कुल। तो अंत में आप क्या कहेंगे इस बारे में पूरा एक तरह से? बिल्कुल, आप सभी, कल विश्व आदिवासी दिवस है, जगह जगह कार्यक्रम है, तो आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि इस विषय को जरूर उठाएं और इस पर चर्चा करें आपस में कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना है। जो भी आप प्रस्ताव या ज्ञापन तैयार करें उसमें जरूर इस चीज़ को जगह दें, और बिल्कुल मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ और हम कहते हैं किसी को भी आवश्यकता होगी, हाँ बिल्कुल, तो हमारे पास भी डॉक्यूमेंट मौजूद है, सभी मौजूद है यहाँ पे। किसी को यदि आवश्यकता होती है तो हमसे संपर्क कर सकता है, हम ये उनको उपलब्ध करा देंगे पढ़ने के लिए केवल, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जिसको बहुत लेके आए हैं, तो उसको देख सकता है, वो पढ़ सकता है, पूरा पढ़ सकता है, देख सकता है, और उसके आधार पर अपना निर्णय कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी। तो आप सभी को पुनः एक बार फिर से विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फर्स्ट आस्था न्यूज़ की एक पहल है, एक मुहिम है कि हमारे जो मानगढ़ के धाम है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। कि नरेश जी और हम सामूहिक प्रयास करते रहेंगे, आगे भी समय पर प्रयास जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे ऐसे ऐसे हम आपसे मुखातिब होंगे और इस पर और भी आगे बातें करते रहेंगे। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमें फॉलो करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार सर।